हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और हम लोगों ने इसमें कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। अब कल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 2024 में आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कल मैंने पहली शिफ्ट के क्वेश्चन करवाए थे, आज हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। और मैंने इसमें 40 क्वेश्चन लिया है और ये सारे 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट के। आप लोग कहीं से भी इसको देख सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि पहले शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन आया था सेंसस से, तो सेकंड शिफ्ट में आज इसमें आप लोग देखेंगे तो सेंसस से क्वेश्चन आया है। ऐसे जैसे आप लोग देखेंगे कि वनस्पति से रिलेटेड पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है। नौपाषाण काल से रिलेटेड उसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी एक क्वेश्चन आया है। तो इसी प्रकार रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो अब देखिए, आप लोगों को पता होगा मूल राशि कितनी होती है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मूल राशि कितनी होती है। तो मूल राशि 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। उसमें से पूछ रहा है ज्योति तीव्रता। इसी को ज्योति तीव्रता भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन ज्योति तीव्रता से भी आता है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई इकाई इसकी होती है कैंडला। ध्यान रखिएगा, मूल राशि 7 होती है, जिसमें से दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो कैंडला। अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा, केल्विन क्या है। जितने भी इसमें ऑप्शन आते हैं उसको ध्यान रखिएगा। केल्विन आप लोगों को पता होगा कि ये ताप को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 310 केल्विन। आप लोगों को पता होगा, या तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले हम लोग किसकी? जूल की। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है और उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। और इसी में एक क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था, एक अर्ग बराबर कितने जूल होते हैं। ये क्वेश्चन इसी में आया था, मैंने लिया नहीं है, मैंने सोचा ऐसे बता देंगे ओनली। तो एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? 10⁻⁷। तो ये क्वेश्चन भी इसमें आया था। तो ध्यान रखिएगा, जूल किसका मात्रक होता है? कार्य या उष्मा दोनों का होता है। और वाट शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक से संबंधित है। आप लोग देख रहे होंगे कि कल भी ये क्वेश्चन, यानी कि पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने ये आप लोगों को कई बार करवाया है। क्योंकि जो कैग होते हैं, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, ये क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। इनकी योग्यता, कैग बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? या तो इनकी पूरी की पूरी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितनी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो ये क्या हो, 10 साल तक हाई कोर्ट के वकील हों, या 5 साल तक उसके न्यायाधीश जज हों, तब ये कैग बन सकते हैं। तो इनका उल्लेख आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 148 में किया गया है और इनकी शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 149 में किया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग देखेंगे, या तो महान न्यायवादी से क्वेश्चन आ जाता है या तो कैग से क्वेश्चन आता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग जानते होंगे, ये तो मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत वह अभिलेख न्यायालय होता है, या कैग आ जाते हैं, या महान्यायवादी। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिए कि केंद्रक महालेखक परीक्षक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 या 52 तक, शायद 152 है, यहाँ तक इनका ही वर्णन किया गया है। जिसमें से 2 ही आर्टिकल पूछा जाता है, एक तो 148 और एक तो 149। ये 2 इनसे ध्यान रखिएगा। इसमें इनके पद का वर्णन किया गया है और 149 में इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देखिए, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी। अब आप लोग जानते होंगे ये 3-4 हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एक फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाता है, एक अभिनव भारत पूछा जाता है, उसके बाद आप लोग गदर पार्टी ध्यान आप लोगों को होगा गदर पार्टी, उसके बाद अभिनव भारत, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, लाल कुर्ती, तहकीक कमेटी, हंटर कमेटी, ये सब इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और कुछ ध्यान नहीं रखना होता है, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना होता है, कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की। तो यहाँ से हम लोग कुछ आप लोगों को क्लियर करवा देते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी। तो ये किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। वी डी सावरकर, इन्होंने 1907 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था, अभी नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। अब 1907 में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक गुप्त सभा थी। अब यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि 1907 में ही मैडम भीकाजी कामा, आप लोगों को पता होगा कौन है मैडम भीकाजी कामा, इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। और ये एक पारसी महाराष्ट्रियन महिला है जिन्होंने जर्मनी में स्टुटगार्ट में सोशलिज्म पर भाषण देते हुए राष्ट्रीय तिरंगे को पहली बार फहराया था। इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा से इन्होंने 1907 में कहाँ झंडा फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने नाम लिया था गदर पार्टी की। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह थे। कौन थे, सोहन सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बहुत कंटेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए, और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 गुणे 10⁻⁻34, ये पावर है, ध्यान रखिएगा, जूल हर्ट्ज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसका मात्रक होता है, सॉरी ये किसका मान होता है, तो ये कैपिटल जी का मान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्थिरांक कहते हैं। 6.67 ऐसे डायरेक्ट हो जाता है ये। तो ये किसका मात्रक है, प्लैंक स्थिरांक। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी से। तो इसका मान वो है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप कैपिटल जी का मान इसमें पूछा गया, हो सकता है आप लोगों के पेपर में स्मॉल जी का मान पूछ ले। इसका कितना होता है, 9.8 कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का मान इतना होता है, कैपिटल जी का मान अभी आप लोगों ने देखा 6.67 ऐसे कर हो जाता है। उतनी बड़ी वैल्यू कभी कभी दे दिया जाता है, नहीं तो आप लोग यही ध्यान रखेंगे कितना, 6.67 गुणे 10⁻⁻34, ये ध्यान रखिएगा। किसका मान है ये, प्लैंक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, इतना आप लोगों को ध्यान नहीं रख रहे, इतना ध्यान रखिए कि केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा पोषित किया जा रहा है। तो केबल परियोजना ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल सर्विसेज, आप क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। तो ध्यान रखिएगा, केबल परियोजना कौन पोषित कर रहा है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। ये आप लोग ध्यान रखिए, करंट का क्वेश्चन था। तो करंट के आप लोग करंट अफेयर पढ़ते भी होंगे, तो इस बार कुछ दूसरा भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। तो अब अरुणाचल प्रदेश के आप लोगों ने फोक डांस याद ही किए होंगे, फोक डांस, क्लासिकल डांस, बुक से, इन सब से तो क्वेश्चन बनता ही है, सभी लोग याद करते हैं, आप लोगों ने भी याद किया होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों का, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ एक ही उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो त्यौहार, फोक डांस, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ के थोड़ा वो देख लेते हैं, यहाँ के जो प्रमुख थोड़ा धार्मिक त्यौहार हैं जो उनको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सांगकेन, क्या ध्यान रखेंगे, सांगकेन पांगसाऊ, सांगकेन पांगसाऊ मोपिन, सांगकेन, क्या ध्यान रखेंगे, सांगकेन पांगसाऊ मोपिन,
तमिलनाडु, जायरो, मुरुंग। उसके बाद ये सोलुंग भी ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? सोलुंग और लोसर ये यहीं के हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन नोट कर लेंगे तो ध्यान हो जाएगा। क्या? सांकेन, पांगसाउ, मोपिन, जायरो, मुरुंग, तमिलनाडु, न्योकुम, सोलुंग, लोसर ये सभी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। माघ बिहू, कटी बिहू और क्या 3 बिहू होते हैं, आप लोगों को पता होगा। कटी बिहू, माघ बिहू और एक बिहू और होता है। ये कहाँ के हैं? सारे असम के हैं, तो ध्यान रखिएगा। छठ पूजा बिहार की होती है। राजगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? वैसे भी आप लोग ध्यान रखते हैं तो बिहार में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड, बिहार आप लोगों को पता होगा, दोनों में आते। शेरशिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर। अब कल आप लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, सबसे कम। कल के शिफ्ट में यानी कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था RPFSI की। सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया है देखिए कि शेरशिप जिसने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की है किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। इस जिले में सबसे ज़्यादा है। किसमें? शेरशिप, जो कि किस राज्य का है? तो मिजोरम। वैसे पूछे किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है तो केरल, सबसे कम बिहार, लेकिन किस जिले की सबसे ज़्यादा? तो शेरशिप की। किस राज्य का है? तो मिजोरम। किस राज्य का है? मिजोरम, ध्यान रखिए। सबसे कम जनसंख्या हाँ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। बहुत पूछा जाता है। 15 व्यक्ति पर किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार 1106। आगे आएंगे हम लोग। और 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या किन राज्यों की दर्ज की गई है? तो कल के क्वेश्चन में ही ये भी क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की है। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 2021 में किया गया। ये ध्यान रखिएगा। ये सब वैसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को वैसे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024, देखिए सब करंट के कुछ, क्योंकि दिसंबर में ये पेपर हुआ है तो करंट के क्वेश्चन है, तो इस बार करंट के क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। तो खनन से अलग करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं जो उस समय होते हैं। तो उस समय कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और ये 1992 से 1997, 5 वर्ष की होती है, तो ध्यान रखिएगा 92 से 97 तक चली थी। और आर्थिक स्थिति को ठीक करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखिए। PV महान नोबलिस्ट पहले के थे, आप लोगों को पता होगा, पहली पंचवर्षीय योजना की। घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो घटम किससे संबंधित है? मटके से संबंधित है। किससे संबंधित है? मटके से संबंधित है। और किस में प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत में। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने जो बताया था क्वेश्चन, वहाँ पर वही क्वेश्चन आया है। अभिनव भारत मंदिर या अभिनव भारत, इसे यंग इंडिया सोसाइटी की कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने और उनके भाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में किया था? तो ध्यान रखेंगे BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखिए। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021 में शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021। अभी आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसरो से। इसरो से क्वेश्चन क्या आया था? इसरो से क्वेश्चन ये आया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया, जिसने 2013 में शुरू किया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था?
तो किसने बंद कर दिया है? ये नीदरलैंड। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब किसके क्वेश्चन है? तो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप लोग खुद से करंट अफेयर पढ़ते होंगे। तो नीदरलैंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गोल्डन वीज़ा बंद कर दिया, वापस ले लिया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होता है? तो भारत में निवास करने के लिए कम से कम 7 वर्ष होना होता है। और नागरिकता से क्वेश्चन आया, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग सेकंड में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन बनता है। तो नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है? नागरिकता को त्यागने हो तो कितने नियम होते हैं? तो 3 प्रकार से नागरिकता को त्यागा जाता है और ग्रहण 5 प्रकार से किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। और नागरिकता का वर्णन कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच किया गया है? तो 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह नागरिकता से ही पूछा गया था। क्या? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हुए तो न्यूनतम निवास अवधि कितनी होती है? तो ये भी 7 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? अभी आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और ये इसी तरह आया था कि हाई कोर्ट की स्थापना भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई? अभी नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी देखेंगे नीचे ये क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241 241 अनुच्छेद, ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये सब तो आप लोगों को वैसे बेसिक क्वेश्चन है। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री। संसदीय व्यवस्था संविधान में कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है बहुत पूछा जाता है। ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री होते हैं। अब देखिए मैंने बताया था ना कि वनस्पति से क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में। कल आप लोगों ने देखा था क्या कि जो चितकबरे हिरन होते हैं वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये आप लोगों ने कल वाले वीडियो में देखा होगा। किस वन में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। आज इसमें देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? तो पर्णपाती देखकर सब लोग इसे तो वैसे भी आंसर दे सकते हैं। क्या? ये पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते भी गिराते हैं। वो सदाबहार जो होते हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं, और जो पर्णपाती होते हैं पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? अमिताभ घोष, अलका जोशी, किरण देसाई या राजीव मल्होत्रा? द व्हाइट टाइगर मैंने आप लोगों को एक करवाया था शायद, वो किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा वो अरविंद अडिग ने लिखी है। वो बहुत पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखिएगा। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? तो किरण देसाई की है। तो अब पुस्तक से आप लोगों को क्रिकेट के जो प्लेयर हैं सौरव गांगुली, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, जो आप लोगों को पता होगा द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? वो मिल्खा सिंह की। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। और ये जो मैंने बताया व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिग की। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सानिया मिर्जा का ध्यान रखिएगा, ए संगे स्टार्ट। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा किसका? साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीथिंग बट खामोश और आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, इन सब की पुस्तक आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। देखते हैं हम लोग एनीथिंग बट खामोश, आप लोगों को पता होगा किसकी है?
तो शत्रुघ्न सिन्हा की है, ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल से कल आप लोगों ने देखा था एक भिराना कहाँ पाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा हरियाणा में। ये कल पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। देखिए सेकंड शिफ्ट में भी नवपाषाण से एक आया है। कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो कुपागल कहाँ स्थित है? आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। और बहुत ही कल मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, आज यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान रखिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? गौरी चली, ध्यान रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे जब गौरी चली। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? जब गौरी चली, ये आप लोगों को ध्यान रखिए। देखिए जा से क्या हो जाएगा? जौ। ये कहाँ मिला? तो बनावली में। ये हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में जब पूछा जाएगा तो जौ कहाँ मिला है? बनावली में। गेहूं कहाँ से मिला है? देखिए गौरी है रंगपुर से, रा से रंगपुर। गेहूं कहाँ से मिला? रंगपुर से। जौ कहाँ से मिला? बनावली से। चावल कहाँ मिला? लोथल से। ध्यान रखिएगा ट्रिक, जब गौरी चली। तो यहाँ से आप लोगों के दो बहुत अच्छे से हो गए कि नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भिराना हरियाणा में। और पूछ ले कि नवपाषाण काल में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला सबसे पहले? तो कोल्डी हवा, प्रयागराज, यूपी। ध्यान रखिएगा आप लोग कि चावल का साक्ष्य पहले उत्तर प्रदेश से मिला। कहाँ से? कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा। इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए नवपाषाण काल से बन रहे क्वेश्चन, तो वो भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? मैंने भी कहा था ना, ये पूछा गया था। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना मतलब उसकी हुई। कौन सा है? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? अब एनी बेसेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं, एनी बेसेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा। ये एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में भारतीय धर्म, दर्शन, सिद्धांतों के अध्ययन को इससे बढ़ावा मिला। अब एनी बेसेंट से जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपके पेपर में इससे सरल ही क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखिए इनसे एनी बेसेंट से क्वेश्चन क्या बन सकता है। आप लोगों को पता होगा क्या कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद एनी बेसेंट की दो पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, दो पत्रिका है, एक है न्यू इंडिया, एक है न्यू इंडिया और एक है क्या? कॉमनवेल्थ। इनके दो पत्रिका का नाम ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, दूसरा इनकी पत्रिका ध्यान रखेंगे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। उसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोगों ने देखा पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन है? एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी? तब ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू। कंफ्यूज मत हो जाएगा, पहली भारतीय महिला पूछे तब तो सरोजिनी नायडू ही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, किसने भारतीय संविधान को वकीलों को स्वर्ग कहा और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन है? ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, केसी होयर ने कहा है। किसने कहा है? केसी होयर ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग्स ने या मारिन जोन्स ने? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना बहुत कठिन किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे आइवर जेनिंग्स। आगे देखेंगे हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं होता? तो आप लोग ध्यान रखेंगे घाटम। जो घाटम है ये भारतीय संगीत में उपयोग नहीं होता, हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग नहीं होता। अब योजना से लड़का भाव योजना महाराष्ट्र की है और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ की है? उड़ीसा की। तो ऐसे योजनाएं आप लोगों को याद भी होगा। तो करंट की जो योजनाएं चल रही हैं उनको तो जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तानवा परियोजना शुरू की? अब कभी कभी जो बहुत साल पुरानी हो जाती हैं उन्हें भी पूछ लिया जाता है, जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन आता है कि दुआरे राशन योजना
अभी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वारे राशन योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, जिसको हाई कोर्ट द्वारा बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो किस राज्य की है ये? वेस्ट बंगाल। तो ऐसे जो योजनाएं बहुत फेमस हो जाती हैं तो उनको याद रखिए करिए कहाँ की है। तो ये किस क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तानवा परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है ये। अब आप लोगों ने देखा होगा कल पेरिस, अब पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक दोनों आप लोगों को रट कर जाना है। कल आप लोगों ने देखा पहले शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया था कि जो मनु भाकर हैं और सरबजोत इन्होंने मिलकर जो सिल्वर मेडल जीता था, किस टीम के विरुद्ध, किस देश की टीम के विरुद्ध जीता था? तो दक्षिण कोरिया आप लोगों ने देखा था। अब फिर से ये क्वेश्चन आया है, अब की पैरा ओलंपिक से आया है। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक, क्या क्वेश्चन है, रजत पदक विजेता थुला स्मिथी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इन लोगों के खेल को आप लोग रट लीजिएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, ये पहले सेट में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो आर्यभट्ट मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ये क्या है? ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह है और पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला देखिए क्वेश्चन, 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र, अब ये 3 ही सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप लोगों को पता होगा पहला कृषि से संबंधित होता है और जो व्यापारी होते हैं ये इनसे संबंधित सेकंड क्षेत्र से होता है। और तृतीय क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र होता है ये सेवा देता है। क्या देता है? सेवा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पुलिस हो गई, ये ट्रेन हो गई, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आता है। और भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान तो प्रथम क्षेत्र दे रहा था। वर्तमान में कौन दे रहा है? तो वर्तमान में दे रहा है तृतीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनता है। तो 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे? तो 15.8%। आगे देखेंगे हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में आया था, ध्यान रखिएगा। 1 अर्ग बराबर कितना जूल होता है? तो मैंने पहले ही इसे बता दिया था आप लोगों को, कितना होता है? 10 के पावर माइनस 7 जूल। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा बल का मात्रक सब लोग रट लेते हैं, क्या? न्यूटन। लेकिन बल का मात्रक डाइन भी होता है। क्या होता है? डाइन। अब बहुत बार क्वेश्चन यही आएगा, आप लोग देखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? कौन है? आप लोगों को पता होगा, ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं राजीव कुमार की जगह, भूलिएगा मत, ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है। कौन है? और उसके बाद आप लोग ज्ञानेश कुमार वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? इसरो के वर्तमान हेड कौन है? आप लोगों को पता होगा कि एस सोमनाथ जी, चांदनी जिसने चांद पे ली, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, वो हटा दिए गए हैं। कौन बने हैं? वी नारायण, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लोकसभा के वर्तमान हेड कौन है? तो ओम बिरला। इन लोगों को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।